नमस्कार। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनका शीर्षक है भारत की संसद की कार्यवाही के अंश। लेकिन आज हमारा मिशन है इसे एक कहानी की तरह देखना, एक विचार की यात्रा को ट्रैक करना। कैसे एक छोटा सा विचार पैदा होता है, संसद के 2 सदनों से गुजरता है और आखिरकार एक ऐसा कानून बन जाता है जो हम सबकी जिंदगी को छूता है। जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर टीवी वाले दृश्य याद आते हैं, हंगामा, नारेबाजी, वॉकआउट। हाँ, वॉकआउट। पर आज हम उस शोर के पीछे की जो मशीनरी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये कमाल की मशीनरी है। देखिए, शीर्षक में जो कार्यवाही शब्द है ना, वो बहुत अहम है। ये सिर्फ एक इमारत का नक्शा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की लाइव चलती फिरती स्क्रिप्ट है। हर शब्द, हर बहस, हर वोट, सब कुछ दर्ज किया जाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि विचारों और तर्कों का एक अखाड़ा है। और ये कार्यवाही हमें उस अखाड़े की एक रिंग साइड सीट देती है। बिल्कुल। तो चलिए इस अखाड़े के डिजाइन से ही शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम सबने ये नाम सुने हैं, पर असल में हमें 2 सदनों की जरूरत ही क्यों है? एक बड़े हॉल से काम क्यों नहीं चल सकता? ये सवाल आप समझिए लोकतंत्र की डिजाइन के दिल में जाता है। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली को द्विसदनीय कहते हैं, यानी 2 सदन। पहला है लोकसभा, मतलब लोगों का सदन। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसके सदस्य सीधे हम और आप जैसे लोग चुनते हैं, हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में। यह सदन एक तरह से देश के मूड का, जनता की इच्छा का सीधा आईना है। तो ये तो एक तरह से सीधी सीधी डेमोक्रेसी हो गई। हाँ, बिल्कुल। लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने और वो जाके कानून बना रहे। तो फिर राज्यसभा क्यों? मतलब वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर आप देखिए इस डिजाइन की जो खूबसूरती है वो सामने आती है। दूसरा सदन है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। अच्छा। उन्हें अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं। इसका मकसद है भारत के संघीय ढांचे को आवाज देना, ये सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय कानून बनाते समय राज्यों के हितों और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज ना किया जाए। 1 मिनट, यहाँ मुझे रोककर कुछ समझना है। अगर राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी का दबदबा ज्यादा राज्यों में होगा, राज्यसभा में उसकी पकड़ मजबूत होगी, भले ही केंद्र में मतलब लोकसभा में उसकी उतनी सीटें ना हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो शक्ति संतुलन का खेल है। लोकसभा जहां सरकार बनाती है और देश की लोकप्रिय भावना को दर्शाती है, वहीं राज्यसभा वो राज्यों के अधिकारों की चौकीदारी करती है। इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझिए, या कूलिंग सॉसर। कूलिंग सॉसर। हाँ। लोकसभा जो अक्सर बहुमत के जोश में होती है, कोई कानून जल्दबाजी में पास कर सकती है। राज्यसभा उस पर विचार करने, उसे धीमा करने और उसके दूरगामी परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसमें एक तरह की निरंतरता और गंभीरता भी होती है। तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि लोकसभा एक युवा जोशीले सदस्य की तरह है जो तुरंत नतीजे चाहता है, और राज्यसभा एक अनुभवी बड़े बुजुर्ग की तरह। हाँ, जो कहता है रुको जरा, इसके सारे पहलुओं पर सोच लेते हैं। ये तुलना काफी अच्छी है। और दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा का ये किरदार समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर उन दौर में जब लोकसभा में किसी एक पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाता है। तब अक्सर राज्यसभा ही वो मंच बन जाती है जहां विपक्ष की आवाज, अल्पसंख्यकों की चिंताएं या क्षेत्रीय दलों के मुद्दे ज्यादा प्रभावी ढंग से सुने जाते हैं। तो ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता की गारंटी बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक अखाड़ा है जिसके 2 हिस्से हैं, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अब उस कहानी पे वापस आते हैं, एक विचार को कानून बनाने की यात्रा। मान लीजिए सरकार को लगता है कि देश में डेटा प्राइवेसी पर एक सख्त कानून होना चाहिए। ये विचार संसद में अपनी यात्रा कैसे शुरू करेगा? तो ये विचार पहले एक विधेयक या बिल का रूप लेगा, एक ड्राफ्ट जैसा। हाँ, प्रस्तावित कानून का एक कच्चा ड्राफ्ट। सरकार इसे किसी भी एक सदन में पेश कर सकती है, मान लीजिए लोकसभा में। पेश होने के बाद इस पर पहली बहस शुरू होती है, जिसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, जिसमें विधेयक के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर चर्चा होती है। और यहीं से वो हंगामा शुरू होता है जो हम टीवी पर देखते हैं। हाँ, कभी कभी टीवी पर जो गर्मागर्म बहसें दिखती हैं वो अक्सर इसी चरण में होती हैं। लेकिन इस शोर के पीछे एक बहुत गंभीर प्रक्रिया चल रही होती है। संसद का एक और महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिका, यानी सरकार पर नजर रखना।
इसके लिए प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर जैसा समय होता है। हाँ, मैंने टीवी पर प्रश्नकाल देखा है। कभी कभी तो वो किसी WWE मैच जैसा लगता है। लेकिन इस हंगामे के पीछे एक गंभीर उद्देश्य है ना? बिल्कुल, वो हंगामा लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। प्रश्नकाल में कोई भी सांसद, चाहे वो विपक्ष का हो या अपनी ही सरकार का, किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर सीधा तीखा सवाल पूछ सकता है। कोई भी सवाल? आपके इलाके में सड़क क्यों नहीं बनी से लेकर देश की रक्षा नीति क्या है तक, और मंत्री को सदन के पटल पर खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। ये जवाबदेही का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सही। ये सरकार को हमेशा चौकन्ना रखता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये विधेयक तो सैकड़ों पन्नों के हो सकते हैं। क्या हर सांसद हर विधेयक की हर एक लाइन पर सदन में बहस करता है? इसमें तो सालों लग जाएंगे। बहुत जरूरी सवाल। नहीं, ऐसा नहीं होता। और यहीं पर संसद का असली गुमनाम काम होता है, जो कैमरों से दूर होता है। इसे संसदीय समितियों मतलब पार्लियामेंट्री कमेटीज के जरिए किया जाता है। अच्छा। जब कोई विधेयक सदन में पेश होता है और उस पर शुरुआती बहस हो जाती है, तो उसे अक्सर संबंधित समिति को भेज दिया जाता है। संसदीय समितियां? ये क्या होती हैं? आप इन्हें मिनी संसद कह सकती हैं। मिनी संसद? हाँ, इनमें हर पार्टी के सांसद उनके संख्या बल के अनुपात में होते हैं। जैसे अगर कोई कानून स्वास्थ्य से जुड़ा है तो उसे स्वास्थ्य मामलों की समिति को भेजा जाएगा। इन समितियों में कैमरों का शोर नहीं होता, भाषणबाजी नहीं होती। यहाँ विधेयक के हर एक क्लॉज पर, हर एक शब्द पर बारीकी से काम होता है। समिति के सदस्य विशेषज्ञों को बुलाते हैं, आम लोगों से राय मांगते हैं और उस विषय के जानकारों से सलाह मशवरा करते हैं। कानून की असली चीर-फाड़ यही होती है। तो असली काम पर्दे के पीछे इन कमरों में होता है। बिल्कुल। और अक्सर इन समितियों में पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर एक सहमति बनती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जो कानून बाहर आता है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की मर्जी नहीं, बल्कि एक गहन जांच पड़ताल और अक्सर एक मिलीजुली समझ का नतीजा होता है। आदर्श रूप में हाँ, समिति अपनी रिपोर्ट और सुझावों के साथ विधेयक को वापस सदन में भेजती है। इसके बाद सदन में उस पर विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। अगर विधेयक एक सदन से पास हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में अपनी पूरी यात्रा दोहराता है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया फिर से? हाँ, वहां भी बहस होगी और जरूरत पड़ने पर उसे भी समिति को भेजा जा सकता है। जब दोनों सदन उस पर सहमत हो जाते हैं तब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और फिर जाकर वो एक अधिनियम या एक्ट यानी कानून बनता है। वाह, ये तो वाकई एक लंबी और जटिल यात्रा है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी चीज आसानी से ना निकल जाए। ठीक है, कानून बनाने और सरकार से सवाल पूछने की बात तो समझ आती है, लेकिन मैंने सुना है कि संसद के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। ये कैसे काम करता है? क्या ये सच है? ये 100% सच है और ये संसद की सबसे बड़ी ताकत है। इसे पावर ऑफ द पर्स कहते हैं। पावर ऑफ द पर्स? हाँ, सरकार भारत के खजाने से एक भी रुपया संसद की मंजूरी के बिना निकाल या खर्च नहीं कर सकती। हर साल सरकार को एक वार्षिक बजट पेश करना होता है, जिसमें वो बताती है कि आने वाले साल में वो कहां-कहां से पैसा कमाएगी और कहां-कहां खर्च करेगी। सड़कें, अस्पताल, सेना, इन सब पर? बिल्कुल। और इस बजट पर भी बहस होती होगी। जबरदस्त बहस होती है, हफ्तों तक चलती है। सांसद अपने अपने क्षेत्र की मांगे रखते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। जब संसद बजट को पारित कर देती है तभी सरकार को खर्च करने का अधिकार मिलता है। ये सिद्धांत उसी पुरानी कहावत पर आधारित है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। सही। जनता के प्रतिनिधि ही जनता के पैसे के खर्च को मंजूरी देंगे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत धीमी भी है। जैसा आपने बताया, एक कानून बनने में महीनों, कभी-कभी साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आ जाए और सरकार को तुरंत कोई कदम उठाना हो और उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो, तब क्या होता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी इंतजाम किया है। ऐसी स्थितियों के लिए संविधान सरकार को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश? हाँ, एक अध्यादेश की ताकत और प्रभाव बिल्कुल एक कानून जैसा ही होता है, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। अस्थायी मतलब ये कि जब भी संसद का अगला सत्र शुरू होगा, सरकार को उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में दोनों सदनों के सामने रखना होगा और उसे पास करवाना होगा। अगर संसद उसे पारित नहीं करती है तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह की इमरजेंसी पावर है। हाँ, जिसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? सरकारें सामान्य संसदीय प्रक्रिया से बचने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपना सकती हैं? ये एक लगातार चलने वाली बहस है।
आलोचक अक्सर ये तर्क देते हैं कि हाल के वर्षों में सरकारों ने इस अध्यादेश मार्ग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, जिससे संसदीय बहस और जांच पड़ताल की प्रक्रिया कमजोर होती है। ये दिखाता है कि संविधान में दिए गए हर प्रावधान के अच्छे और बुरे दोनों तरह के इस्तेमाल की गुंजाइश होती है। ये लोकतंत्र में एक निरंतर तनाव है, तुरंत कार्रवाई की जरूरत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के बीच। तो हमने एक कानून की लंबी यात्रा देखी, समितियों के शांत कमरों में झांका और अध्यादेश जैसे शॉर्टकट्स को भी समझा। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब इतनी पुरानी भारी भरकम किताबों में दर्ज कार्यवाही, ये बहसें, ये प्रक्रियाएं आज के दौर में एक आम इंसान के लिए क्यों मायने रखती हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इसलिए मायने रखती है क्योंकि संसद के हॉल में होने वाली हर एक गतिविधि का सीधा असर हमारी रसोई, हमारे बच्चों के स्कूल, हमारे बैंक अकाउंट और हमारी सड़कों पर पड़ता है। शिक्षा नीति कैसी होगी, पेट्रोल के दाम तय करने का आधार क्या होगा, इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित होगी, हमें स्वास्थ्य सेवाएं कैसी मिलेंगी, इन सभी की नींव संसद में रखी जाती है। ये कार्यवाही उन फैसलों के जन्म का प्रमाण पत्र है। तो ये सिर्फ राजनेताओं की बातें नहीं है, ये हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, और उससे भी बढ़कर ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक ठोस प्रमाण है। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को बताता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारे लिए क्या फैसले लिए और क्यों लिए, इन्हें किस कानून का समर्थन किया और किसने विरोध किया। ये सब दर्ज है। कोई भी नागरिक इसे पढ़ सकता है और समझ सकता है कि देश कैसे चलाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। ये सोचना ही कमाल है। हम अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन को चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहीं और लिखा जा रहा है। और ये कार्यवाही हमें उस कोडिंग प्रोसेस की एक झलक देती है। ये सिर्फ भाषणों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे देश की कहानी लिखने की प्रक्रिया का शब्दशः रिकॉर्ड है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। ये हमारे सामूहिक भविष्य का दस्तावेज है जिसे हमारे प्रतिनिधि मिलकर लिखते हैं, और इसे पढ़ने और समझने का अधिकार हर नागरिक को है ताकि वो जान सकें कि कहानी सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना, देश के खजाने की रक्षा करना और गहन विचार विमर्श के लिए समितियों जैसा मंच प्रदान करना है। और इसकी कार्यवाही लोकतंत्र का एक जीवंत रिकॉर्ड है। लेकिन ये मुझे एक आखिरी सवाल पर ले आता है। ये रिकॉर्ड हमें बहुत कुछ बताता है, पर क्या ये पूरी कहानी है? और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ना? ये कार्यवाही हमें वो सब बताती है जो सदनों के अंदर आधिकारिक तौर पर कहा और किया गया। ये मंच पर चल रहा नाटक है, लेकिन राजनीति का एक बड़ा हिस्सा तो मंच के पीछे बैक स्टेज में होता है। पार्टियों की बैठकों में, संसद के गलियारों में हुई चर्चाओं में, एक कप चाय पर हुए समझौतों में, वो अनकही बातें, वो राजनीतिक सौदेबाजियां कानून बनाने की प्रक्रिया को उतना ही प्रभावित करती हैं जितना कि सदन में हुई औपचारिक बहस। तो सवाल यह है कि ये आधिकारिक रिकॉर्ड हमें राजनीतिक प्रक्रिया की पूरी कहानी समझने में कहां तक मदद कर सकता है।